नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे आकर ये कह दे कि विचार आपके दिमाग में पैदा ही नहीं होते, बल्कि आपके सारे आइडियाज, आपकी कल्पनाएं, आपकी सोच, ये सब कहीं दूर इस अनंत ब्रह्मांड के किसी रहस्यमय केंद्र से आपकी ओर भेजी जाती हैं, और आपका ब्रेन वो तो बस एक छोटा सा रिसीवर है। कुछ उसी तरह जैसे आपका मोबाइल फोन, जो खुद कुछ पैदा नहीं करता, बस ऊपर घूमती सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है और आपको दुनिया से जोड़ देता है। यह सुनने में पागलपन लगता है, एकदम अजीब। हम बचपन से सीखते आए हैं कि विचार हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल स्पार्क से बनते हैं, हमारी यादों, अनुभवों और सीख से शेप लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये पूरा सच ही ना हो, अगर इस दुनिया में ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने इस कॉमन समझ को पलटकर रख दिया हो। दिमाग पर हुई आधुनिक रिसर्च मानती है कि इंसानी ब्रेन एक 1300 से 1400 ग्राम का जैविक सुपर कंप्यूटर एक दिन में लगभग 60 से 70 हजार विचार पैदा करता है। ये छोटी सी खोपड़ी के अंदर मौजूद अरबों न्यूरॉन्स की बिजली जैसी हलचल का नतीजा बताया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं, इन इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स का जाल मिलकर हमारी सोच को जन्म देता है। लेकिन अब जरा सोचिए, इसी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने ये कहकर विज्ञान की नींव हिला दी कि विचार दिमाग में बनते ही नहीं। और ये बात किसी सनकी बाबा ने नहीं कही थी, ये शब्द थे निकोला टेस्ला के। वो आदमी जिसने बिजली को एक नई दिशा दी, वायरलेस कम्युनिकेशन का रास्ता खोला और जिसकी खोजों ने आधुनिक दुनिया की बड़ी बड़ी तकनीकें जन्म दी। टेस्ला की हर बात में एक रहस्य होता था। वो साधारण इंसान नहीं थे, उनका दिमाग जैसे किसी और ही आयाम से जुड़ा हुआ था। और अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने वो बयान दिया जिसने विज्ञान और आध्यात्म दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे विचार मेरी बुद्धि का परिणाम नहीं है, ये कहीं और से आते हैं, मेरा दिमाग सिर्फ उन्हें पकड़ लेता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई विचार ब्रेन में नहीं बनते? क्या उन्हें किसी अदृश्य ब्रह्मांडीय स्रोत से हम तक भेजा जाता है? और अगर ऐसा है तो ये प्रक्रिया चलती कैसे है? दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में पैदा होने वाले आइडियाज, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के असली स्रोत के बारे में गहराई से सोचेंगे तो रहस्य और भी बड़ा होता जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग में अच्छे बुरे, सही गलत, नेगेटिव पॉजिटिव, अजीबो गरीब और कभी कभी दुनिया बदल देने वाले विचार अचानक पैदा कैसे हो जाते हैं? ये कैसे संभव है कि एक साधारण इंसान ऐसा आइडिया सोच ले जो पूरी दुनिया की दिशा बदल दे? यही सब आप मेरे इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आज हम न सिर्फ निकोला टेस्ला के रहस्यमयी दावे को समझेंगे, बल्कि इस सवाल की तह तक भी जाएंगे कि विचार पैदा कहाँ होते हैं। और हाँ, इस सफर में आपको वो बातें भी सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। वो बातें जो विज्ञान की सीमाओं के बाहर हैं, लेकिन कई महान वैज्ञानिकों ने खुद अनुभव की हैं। तो चलिए, विचारों से बुनी इस अद्भुत दुनिया के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा दिमाग सच में एक रिसीवर है या ये पूरा विचार सिर्फ एक रहस्यमयी भ्रम है। दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है उस पल पर जब टेस्ला 85 वर्ष के थे। उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उनका दिमाग अब भी ऐसे चमकता था जैसे किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ हो। एक सम्मान समारोह में जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपको इतने सारे आविष्कारों के आइडियाज कहां से मिलते हैं, तो टेस्ला ने जो जवाब दिया उसने पूरे हॉल की हवा बदल दी। टेस्ला ने शांत आवाज में कहा, मैं कोई महान बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें बेहद सरल बातें भी समझने में दिक्कत होती है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनकी इन्वेंशंस उनकी बुद्धिमानी नहीं, बल्कि उन विचारों की देन है जो कहीं और से आते हैं। टेस्ला ने कहा, ये विचार दिमाग में आते जरूर हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति दिमाग नहीं करता। विचार किसी ब्रह्मांडीय केंद्र में जन्म लेते हैं, दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है जो उन्हें पकड़ लेता है। उनका कहना था कि ब्रेन को एक ही असली काम के लिए डिजाइन किया गया है, शरीर को नियंत्रित करना। बाकी जो कल्पना, सोच, प्रेरणा, अचानक चमक उठने वाले विचार, ये सब किसी बाहरी सोर्स से आते हैं। टेस्ला का दावा था कि विचार रेडियो तरंगों की तरह होते हैं, अदृश्य लेकिन वास्तविक। और ये तरंगें ब्रह्मांड में किसी अनजानी जगह से निरंतर प्रसारित होती रहती हैं। हमारा दिमाग बस उतना ही पकड़ पाता है जितनी उसकी क्षमता और संवेदनशीलता उसे अनुमति देती है। उनके इस कथन ने विज्ञान की नींद उड़ा दी,
क्योंकि अगर टेस्ला जैसे वैज्ञानिक ऐसा कहें तो उसकी अनदेखी करना आसान नहीं होता। टेस्ला ये भी कहा करते थे कि सोते समय उनका दिमाग किसी अलग ही फ्रीक्वेंसी पर काम करता था। रात में विचारों का एक ट्रैफिक जैसे उनके भीतर बहता रहता था। इसी कारण वे हमेशा अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखकर सोते थे। जब उनकी आंख खुलती वे उन अनगिनत नए विचारों को लिख लेते जो रात भर उनके भीतर प्रवाहित होते रहते थे। ये बात तो और भी अजीब है कि कई बार वे खुद नहीं जानते थे कि उन्होंने ये सब लिखा कब था, लेकिन नोटबुक का पन्ना सुबह भरा हुआ मिलता था। टेस्ला कहते थे, मुझे नहीं पता मैं नींद में लिखता था या विचार खुद ही अक्षर बनकर उतर आते थे। दोस्तों, यही वो बातें थी जिनके कारण टेस्ला को कई लोग सन की जीनियस कहते थे। लेकिन असलियत यह है कि उनकी बातों के पीछे अक्सर कोई न कोई गहरा वैज्ञानिक आधार छिपा होता था। आज हमारे पास MRI, EEG, MEG, TMS जैसी एडवांस मशीनें हैं, जिनकी मदद से ब्रेन को हर एंगल से समझने की कोशिश की जाती है। विचारों के जन्म को वैज्ञानिक रूप से समझना आसान नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन्स का जाल इतना जटिल है कि किसी एक विचार को शुरुआत से अंत तक ट्रेस करना आज भी विज्ञान के लिए असंभव जैसा है। ब्रेन लगभग 86 अरब न्यूरॉन से बना है। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है और उनसे सिग्नल प्राप्त करता है। ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेजेस इतनी तेजी से चलते हैं कि सेकंड भर में अरबों कनेक्शन सक्रिय हो जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं शायद इन्हीं सिग्नल्स के आदान प्रदान से विचार पैदा होते हैं, लेकिन शायद शब्द ही इस पूरी समझ को अधूरा बना देता है, क्योंकि अभी तक कोई भी वैज्ञानिक ये साबित नहीं कर पाया कि विचार वास्तव में दिमाग की उपज हैं। हम सिर्फ ये देख पाते हैं कि विचार आते वक्त दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है, लेकिन विचार पैदा कैसे होते हैं ये अब भी एक रहस्य है। और यहां पर टेस्ला की बात फिर ताकत से सामने आती है। विचार ब्रह्मांड से आते हैं। अगर विचार सिर्फ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का परिणाम होते तो वो अद्भुत आइडियाज कैसे आते जिनका इस धरती पर पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। पहली बार किसी मानव ने आग पैदा करने का विचार कैसे सोचा होगा? पहली बार किसी ने पहिया कैसे कल्पना किया होगा जब दुनिया में गोल घूमने वाली कोई चीज मौजूद नहीं थी? पहली बार किसी ने संगीत के सुर कैसे गढ़ लिए जब आसपास केवल प्रकृति की आवाजें थी? कोई रेफरेंस नहीं, कोई डेटा नहीं। ये कल्पनाएं जानकारी पर आधारित नहीं थी, क्योंकि जानकारी थी ही नहीं। यही बिंदु विज्ञान की समझ को चुनौती देता है, क्योंकि विज्ञान कहता है ब्रेन विचार पैदा करता है जब उसे इनपुट मिले, परंतु वो विचार जो इनपुट से परे हैं, जो पहली बार दुनिया में प्रकट हुए, वे किसने भेजे? इसी सवाल पर टेस्ला की थ्योरी और भी मजबूत खड़ी होती है। टेस्ला मानते थे कि इंसानी दिमाग का क्रिएटिव हिस्सा किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ता है जहां से प्रेरणा, ज्ञान, विचार सब तरंगों की तरह बहते रहते हैं। हर व्यक्ति अपने मानसिक स्तर, भावनात्मक ऊर्जा और ध्यान की क्षमता के अनुसार इन तरंगों को अलग अलग मात्रा में पकड़ता है। इसलिए कुछ लोग साधारण सोचते हैं और कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं। दोस्तों, विज्ञान के हिसाब से हर चीज, चाहे लकड़ी हो, पानी हो, हवा हो या इंसानी शरीर, हर चीज सूक्ष्म कणों से बनी है। और ये कण सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये वाइब्रेशंस के समूह हैं, यानी कि ये ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ एक जीवंत नेटवर्क है। आज क्वांटम फिजिक्स साफ कहती है कि हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। हम देख नहीं सकते, पर वाइब्रेशंस हर जगह मौजूद हैं। इंसानी दिमाग भी लगातार वाइब्रेशंस पैदा करता है, जिन्हें हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। और यही वेव्स सबसे बड़ा सवाल बन जाती हैं कि क्या ये वेव्स किसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से मैच हो सकती हैं? क्या ये मैच वो रास्ता बनाती हैं जिसके जरिए मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड से विचार रिसीव करता है? ये विचार कितना भी काल्पनिक क्यों न लगे, लेकिन दुनिया के कई महान दिमागों ने इस अदृश्य कनेक्शन को महसूस किया है। उदाहरण के तौर पर महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन कहा करते थे कि कठिन से कठिन गणितीय सूत्र उन्हें उनकी देवी खुद बताती थी। वे आंखें बंद करके उत्तर पाते और वो उत्तर इतने जटिल और अनोखे होते कि आज भी वैज्ञानिक उन्हें समझने में वर्षों लगा देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या रामानुजन का दिमाग अचानक किसी चमत्कारिक गति से विचार पैदा करने लगा था, या वो भी किसी अदृश्य स्रोत से जुड़ने में सक्षम था? इसी तरह आइंस्टाइन ने भी कहा था, मैं विचारों को सोचता नहीं, मैं उन्हें पकड़ता हूं। और उनकी ये बात सीधा सीधा टेस्ला की बात को पुष्ट करती है कि विचार शायद पैदा नहीं होते, विचार आते हैं। अब दोस्तों, एक और रोचक बात, आज न्यूरोसाइंस जो भी समझ पाई है वो केवल इस प्रक्रिया के बाहरी संकेत हैं।
हमें पता है कि विचार आने पर ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है। हमें यह भी पता है कि कौन से केमिकल सिग्नल भेजते हैं। लेकिन विचार कौन भेज रहा है, इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास अब तक नहीं है। और यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ विज्ञान इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट की प्रक्रिया पर अटका है और दूसरी तरफ मानव इतिहास इस बात का सबूत है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज ऐसे विचारों से पैदा हुए जिनका कोई पहला इनपुट ही नहीं था। कल्पना कीजिए, वो सभी विचार, वो सभी प्रेरणाएं, वो सभी खोजें कहीं ना कहीं से भेजी जा रही हों और हम उस अदृश्य नेटवर्क के केवल रिसीवर हों। तो ये दुनिया कितनी रहस्यमयी हो जाएगी। दोस्तों, अभी ये कहानी बीच में ही है। हमने टेस्ला की बात समझी, हमने विज्ञान का नजरिया सुना, हमने महान व्यक्तियों के अनुभव देखे। अब आगे हम और गहराई में उतरेंगे कि क्या सच में ब्रेन किसी कॉस्मिक कनेक्शन का हिस्सा है? क्या ऐसी कोई चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को एक इनविजिबल वेब की तरह जोड़ती है? दोस्तों, अब हम इस रहस्य की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और चेतना की एक अदृश्य दुनिया शुरू होती है। हमने ये देखा कि टेस्ला कहते थे ब्रेन निर्माता नहीं रिसीवर है। आइंस्टाइन कहते थे विचार मैं नहीं बनाता, विचार खुद मेरे पास आते हैं। रामानुजन कहते थे उत्तरों का स्रोत कहीं और है। ये बातें सिर्फ संयोग नहीं हो सकती। जब तीन अलग अलग क्षेत्रों के तीन महान दिमाग एक जैसी बात कहें तो मामला कहीं गहराई में छिपा होता है। अब सवाल ये है, क्या सच में ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्तर, कोई ऐसा फील्ड मौजूद है जहां विचार पैदा होते हैं और जहां से हर मनुष्य अनजाने में जुड़े हुए हैं? यही बिंदु हमें ले जाता है एक आकर्षक विचार की ओर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यानी ब्रह्मांडीय चेतना। कल्पना कीजिए एक अदृश्य नेटवर्क जैसे इन्फिनिट वाईफाई जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जहां हर विचार, हर ऊर्जा, हर वाइब्रेशन एक कॉस्मिक डेटाबेस का हिस्सा हो। हमारा दिमाग उस डेटाबेस का पासवर्ड नहीं जानता, लेकिन हमारी चेतना, हमारा सबकॉन्शियस बार बार उस नेटवर्क को पिंग करता रहता है। और जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तब हमें अचानक कोई आइडिया मिलता है, कोई समाधान, कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसी सोच जो हमारी नहीं लगती पर हमारे अंदर चमक उठती है। इसी फिनोमेनन को अक्सर लोग इंट्यूशन, गट फीलिंग, इनर वॉइस, सिक्स सेंस जैसे नामों से पुकारते हैं। लेकिन असली सच शायद इससे कहीं बड़ा है। अब जरा एक रोचक ऑब्जर्वेशन देखें। विचार हमेशा अचानक आते हैं। विचार कभी स्टेप बाय स्टेप नहीं आते, कभी धीरे धीरे नहीं बनते। एक पल में आप कंफ्यूज्ड होते हैं, दूसरे ही पल सॉल्यूशन दिमाग में चमक उठता है। यह तेजी इतनी अविश्वसनीय है कि कई वैज्ञानिक इसे स्पॉन्टेनियस कॉग्निटिव फ्लैश कहते हैं, अचानक चेतना का विस्फोट। दोस्तों, दिमाग की जैविक संरचना इतनी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन नहीं दे सकती। न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजने में समय लगता है, लेकिन आइडिया तो फ्रेम की तरह उड़कर आता है। कभी पूरा चित्र, कभी पूरा फॉर्मूला, कभी पूरी थ्योरी एक साथ दिमाग में प्रकट हो जाती है। यह कैसा प्रोसेस है? कहां से होती है इसकी शुरुआत? अब सोचिए, जब कोई वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, संगीतकार अपने लाइफ चेंजिंग विचार को याद करता है तो लगभग सभी एक ही बात कहते हैं, वो विचार अचानक आया, या मैंने उसे सोचा नहीं, वो खुद मेरे पास आया। ये भाषा कोई वैज्ञानिक भाषा नहीं है, ये उनके अनुभव की सच्चाई है। अब हम आते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, द ग्लोबल माइंड थ्योरी। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि पूरी मानवता एक इनविजिबल माइंड से जुड़ी है, एक तरह का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस फील्ड। हर विचार इस फील्ड तक पहुंचता है और वहीं से नए विचार उत्पन्न होते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर सभी ब्रेन अलग अलग कंप्यूटर हैं तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उनका शेयर्ड क्लाउड स्टोरेज है। जैसे ही किसी मानव ने एक ब्रेक थ्रू आइडिया क्लाउड पर अपलोड किया, वैसे ही समय आने पर दूसरे मानव को वो डाउनलोड के रूप में मिल सकता है, बिना ये जाने कि वो किसका था। इस थ्योरी को समर्थन मिलता है उन विचारों से जो अलग अलग देशों में एक ही समय पर अचानक कई लोग सोच लेते हैं। जैसे टेलीफोन के आविष्कार के समय दुनिया के दो अलग वैज्ञानिक लगभग एक ही सप्ताह में इसी दिशा में ब्रेक थ्रू पर पहुंच गए थे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या दोनों ने एक ही इनविजिबल नेटवर्क से सिग्नल पकड़ा? दोस्तों, अब बात आती है एक और गहरी फिनोमेनन की, ड्रीम कम्युनिकेशन। टेस्ला कहते थे कि सबसे महत्वपूर्ण आइडियाज उन्हें ड्रीम स्टेट से मिलते थे। जब दिमाग जागृति और नींद के बीच की सीमा पर होता है, यानी थीटा ब्रेन वेव पर,
तब सबकॉन्शियस सबसे खुला होता है और इसी अवस्था में आइडियाज, विजन, सिग्नल्स ब्रह्मांड से आसानी से प्राप्त होते हैं। इसी अवस्था में कलाकार मास्टरपीस बनाते हैं, साइंटिस्ट्स ब्रेक थ्रू सोचते हैं और आम इंसान भी अचानक किसी समस्या का समाधान पा लेता है। अब सोचिए, अगर विचार केवल दिमाग के अंदर पैदा होते तो नींद में, ध्यान में, ट्रांस में इतने स्पष्ट और शक्तिशाली सिग्नल्स क्यों आते हैं? क्योंकि इन अवस्थाओं में दिमाग रिसीवर मोड में होता है और कॉस्मिक नेटवर्क से जुड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ये पूरी प्रक्रिया इंसान को रहस्यमयी लगती है, लेकिन विज्ञान भी इसे नकार नहीं सकता क्योंकि इस कनेक्शन को पूरी तरह गलत साबित करने के लिए कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। और इसी कारण ये विषय आज न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स दोनों का फेवरेट शोध बन चुका है। दोस्तों, अब हम अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अब हम उस अंतिम मोड़ पर हैं जहां सारे विचार, सारे रहस्य और सारी अनुभूतियां एक साथ मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। पहले हमने देखा कि टेस्ला कहते थे कि ब्रेन सिर्फ रिसीवर है, आइंस्टाइन कहते थे कि विचार हमारे पास आते हैं, रामानुजन कहते थे कि उत्तरों का स्रोत कहीं और है। तीनों की बात एक ही जगह इशारा करती है, विचारों का स्रोत कहीं बाहर ही है। लेकिन अब हम इसे एक और एंगल से देखेंगे। सोचिए, यदि विचार केवल हमारे मस्तिष्क में बनते तो हर इंसान एक ही तरह से सोचता, लेकिन दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता। हर इंसान अलग सोचता है, एक ही परिस्थितियों में भी अलग अलग सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो ये डाइवर्सिटी कहां से आती है? विचारों की ये विविधता, ये क्रिएटिविटी शायद उसी कॉस्मिक नेटवर्क से आती है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यही एक संभावना है, एक इनविजिबल इन्फिनिट फील्ड जहां हर मानव का मन जुड़ा है, जहां विचार उत्पन्न होते हैं और जहां से विचार एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंचते हैं। अब इसे और रोमांचक बनाते हैं। नींद और ध्यान की अवस्था में दिमाग सबकॉन्शियस में सबसे रिसेप्टिव होता है। थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव्स पर मनुष्य सीधे कॉस्मिक सिग्नल्स रिसीव कर सकता है। यही कारण है कि महान आविष्कारक और कलाकार सबसे क्रांतिकारी विचार अचानक ड्रीम लाइक स्टेट में पाए। टेस्ला के विजन्स, आइंस्टाइन के इनसाइट्स, रामानुजन के कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस सभी उसी मिस्टिकल स्टेट का परिणाम थे। दोस्तों, इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन जितना हम देख सकते हैं, विचार अचानक आते हैं, विचार मस्तिष्क से बाहर के स्रोत से आते हैं, विचारों का मार्गदर्शन एक अनसीन इंटेलिजेंस से मिलता है। अब बात आती है, ये विचार हमारे जीवन को कैसे बदलते हैं। विचार ही हमारे कर्मों, हमारी एक्शंस और हमारी दुनिया की दिशा तय करते हैं। एक सकारात्मक विचार इंसान को प्रेरित करता है, एक नकारात्मक विचार उसे रोकता है। इसलिए कहा जाता है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। और यही नहीं, विचार केवल इंसान के लिए नहीं, पूरी मानव सभ्यता के लिए परिवर्तन का आधार है। पहला पहिया, पहला बल्ब, पहला कंप्यूटर, पहली पेंटिंग, पहला संगीत, ये सब विचारों के अदृश्य स्रोत से आए। विचारों की ये शक्ति इतनी गहरी है कि ये केवल दिमाग की प्रक्रिया नहीं है, ये ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा, एक कॉस्मिक फ्लो, एक इनविजिबल गाइडेंस है। तो दोस्तों, क्या हम इसे सिर्फ कल्पना कह दें या इसे महसूस कर देखें? शायद विज्ञान इसे प्रमाणित नहीं कर पाया, लेकिन अनुभव और इतिहास बताते हैं, विचारों का स्रोत ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है। अब अंतिम संदेश, आपको ये शक्ति मिली है कि आप विचारों से अपने जीवन और दुनिया को बदल सकते हैं। सोचिए, एक सही विचार, एक नया आइडिया, एक सही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही मानव की सबसे बड़ी क्षमता है। इसलिए अपने विचारों का ध्यान रखें, इन्हें समझें, संभालें और सही दिशा दें। क्योंकि विचार केवल शब्द नहीं है, वो एक्शंस हैं, वो क्रिएशंस हैं, वो हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं। तो दोस्तों, याद रखें, विचारों का संसार अनंत है और उनमें छिपी ताकत आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक है। शायद यही वो कॉस्मिक सीक्रेट है जिसे टेस्ला, आइंस्टाइन, रामानुजन और कई महान लोगों ने महसूस किया। और अंत में, आपका दिमाग अकेला नहीं है, आपका मन इनविजिबल नेटवर्क से जुड़ा है। विचार बाहर से आते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे पकड़ते हैं, इसी में आपकी शक्ति और आपकी सच्चाई छिपी है। इसलिए दोस्तों, सकारात्मक सोचें, रचनात्मक रहें और अपने विचारों से अपनी दुनिया बदलें, क्योंकि अंततः हमारे विचार ही हमारी असली शक्ति हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य है।